पेज नंबर 2.6 पे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी आफ्टर प्रॉफिट गेन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी गेन। अब व्हाट इज गेन? व्हाट इज गेन? देखो, गेन इज अ मॉनेटरी बेनिफिट, यानी बेनिफिट इन मनी टर्म्स। मॉनेटरी बेनिफिट मीन्स बेनिफिट इन मॉनेटरी टर्म्स, यानी मनी टर्म्स। तो गेन इज अ मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज, प्रॉफिट बोल लो या एडवांटेज बोलो, रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। अंडरलाइन करना, इंसिडेंटल टू बिजनेस, इंसिडेंटल टू बिजनेस, ठीक है ना? अंडरलाइन कर लेना, विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। हाँ सर, ठीक है। सच एज सेल ऑफ फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स को आपने सेल किया, मान लो हमारे पास फर्नीचर है, हमारे पास फर्नीचर है, उसकी बुक वैल्यू है 10,000 और हमने इसको सेल आउट कर दिया 12,000 रुपीज़ में। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है 2,000 अप में सेल किया है, यस और नो बोलो। हाँ सर, 2,000 अप में सेल किया है, तो ये 2,000 इसको हम प्रॉफिट नहीं बोल के हम इसको बोलते हैं गेन। सर प्रॉफिट क्यों नहीं बोलते? क्योंकि प्रॉफिट तो ऑर्गेनाइजेशन को होता है कब? लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल इनकम, एक्सेस ऑफ टोटल इनकम ओवर टोटल एक्सपेंसेस, ओवर टोटल एक्सपेंसेस। प्रॉफिट पढ़ाया था लास्ट क्लास में। टोटल इनकम्स बोल लो या टोटल रेवेन्यूज बोल लो, ठीक है ना? प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस। और ये जो गेन होता है ये इंसिडेंटल टू बिजनेस होता है। इंसिडेंटल टू बिजनेस मतलब ये डे टू डे बेसिस पे नहीं होता हमें गेन, ये हमें डे टू डे बेसिस पे नहीं होता, ये इंसिडेंटल यानी ये बिजनेस के अंदर आकस्मिक होते हैं, कभी कभी होते हैं। जैसे एकदम से कोई इवेंट हो जाए कि हमने कोई असेट हमने सेल आउट कर दिया और हमें प्रॉफिट हो गया। मान लो हमारी मशीन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की है, हम नई मशीनरी परचेज करने का प्लान कर ही रहे थे, हमें एकदम से हमारी पुरानी मशीनरी को लिए कोई कस्टमर मिल गया मार्केट के अंदर, वो इंटरेस्टेड था हमारी मशीनरी को खरीदने के लिए या फर्नीचर को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड था, हम नया फर्नीचर खरीदने का प्लान कर रहे थे। तो हमारे फर्नीचर की बुक वैल्यू थी, यानी बुक के अंदर जिस वैल्यू पे फर्नीचर रिकॉर्डेड है वो बुक वैल्यू थी 10,000 रुपीज़ और कस्टमर को हमने सेल कर दिया 12,000 रुपीज़ में। दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ, 12,000 रुपीज़ डिसाइड हुआ, हमने 12,000 में सेल कर दिया। तो 2,000 इज द क्या? गेन। क्लियर है सबको? यस। तो लाइन अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। ये डे टू डे बेसिस पे नहीं होते हैं ऐसे इवेंट या ट्रांजैक्शंस, ये आकस्मिक होते हैं यानी इंसिडेंटल टू बिजनेस होते हैं। क्योंकि फिक्स असेट को हम किस पर्पज से परचेज करते हैं? फॉर यूजिंग देम इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर द रीसेल पर्पज। लेकिन जब कोई फिक्स असेट हमारे काम की नहीं रह जाती है, जब हमें लगता है कि अब इससे हमें और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने की एक्सपेक्टेशंस नहीं हैं, तब हम नई असेट परचेज करने के रिगार्डिंग प्लान करते हैं। तो ओल्ड असेट को उस केस में हम सेल आउट करेंगे। ठीक है सर, गेन आ गई बात हमें समझ में। तो वहाँ पे आप ये भी देख लो और एग्जांपल, विनिंग अ कोर्ट केस। क्या कोर्ट केस हम डेली बेसिस पे विन करते हैं? सर पहली बात तो डेली बेसिस पे हमारे ऊपर कोर्ट केस होते ही नहीं है, और अगर हो गए तो दोनों रिजल्ट आ सकते हैं। यहाँ पे भी दोनों रिजल्ट आ सकते थे। यहाँ पर ये फर्नीचर 8,000 में भी सेल हो सकता था। अगर 8,000 में सेल होता तो हमें लॉस होता कितने का? 2,000 रुपीज़ का। फिर हमें 2,000 रुपीज़ का लॉस होता। बात आ गई समझ में? तो कोर्ट केस अगर हम जीत गए तो हमें गेन होगा, लेकिन अगर हम हार गए तो लॉसेस होंगे। ठीक है सर। और एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एन असेट। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹10 lakh is sold for ₹12 lakh, ₹2 lakh will be the gain on sale of building. क्लियर है बेटा गेन? यस। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है लॉस। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है लॉस। टर्म कन्वेज टू डिफरेंट मीनिंग्स। लॉस के दो डिफरेंट मीनिंग्स निकल सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड।
फर्स्ट एंड सेकंड, दो डिफरेंट मीनिंग्स निकल सकते हैं. इट कन्वेज द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस फॉर अ पीरियड व्हेन टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड द टोटल रेवेन्यू. हमने प्रॉफिट पढ़ा था, जहां पे हमने पढ़ा था टोटल रेवेन्यू एक्सीड्स टोटल एक्सपेंसेस, तो वहां पे क्या होता है? प्रॉफिट. यस और नो? आंसर करो सर. ये तो हमने पढ़ा था प्रॉफिट, दिस वाज प्रॉफिट. क्या हुआ, आंसर क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? ये प्रॉफिट पढ़ा था हमने. Yes, sir. अब इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? लॉस. इसके जस्ट अपोजिट यानी व्हेन टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड्स टोटल रेवेन्यूज, इट मींस दैट इज लॉस फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर है? तो एक मीनिंग तो ये निकला, व्हेन टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड्स द टोटल रेवेन्यू देन द business organization will incur in that financial year loss. So the term conveys two different meanings. First, it conveys the result of the business for a period when total expenses exceed the total revenue. When the total expenses exceeds the total revenue. Example दे रहा है कि if revenue, next page number 2.7. If revenues are rupees 2 lakh and expenses are rupees 2,40,000, तो यहाँ पे आपके expenses exceed कर रहे हैं revenue को, it means there is a loss of rupees 40,000 in that particular financial year to the business organization. Clear है बच्चों? अब सेकंड, वरुण तुम्हारा माइक थोड़ा साउंड तेज करो अपने माइक की, बहुत डाउन आ रही तुम्हारी आवाज. सेकंड, it refers to some fact or activity against which firms receives no benefit. यानी अभी हमने गेन में मैंने आपको पढ़ाया था कि it is a monetary benefit. It is a monetary benefit which is due to the business organization due to some events or financial transactions which are incidental to business. यही पढ़ा था हमने गेन में. तो गेन में अगर हम कोई फिक्स असेट, इफ वी सेल एनी फिक्स असेट बिलो इट्स बुक वैल्यू, यानी मान लो फर्नीचर का ही अगेन हम एग्जांपल लें, बुक वैल्यू है 10,000 रुपीज और सेल आउट हुआ 6,000 रुपीज में, तो जो 4,000 रुपीज डाउन वैल्यू पे हमें सेल आउट करना पड़ा, इसको भी हम क्या कहेंगे? लॉस. क्लियर है? ये तो मैंने वहीं समझा दिया था. तो लॉस की टर्मिनोलॉजी के दो मीनिंग हो सकते हैं. फर्स्ट मीनिंग इज व्हेन द टोटल एक्सपेंसेस फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स द टोटल रेवेन्यूज ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर, then the excessive expenses will be termed as loss for the business organization. Clear है ना? बोलो. Yes, sir. And second, when any fixed asset is sold by the business organization below its book value, then the resulting amount will be known as loss. I hope समझ में आ गया होगा. तो देखो सेकंड में वो क्या कह रहा है? इट रेफर्स टू सम फैक्ट और एक्टिविटी अगेंस्ट विच फर्म्स रिसीव्स नो बेनिफिट. फॉर एग्जांपल लॉस ड्यू टू फायर. अगर हमारा फर्नीचर जल गया, बुक वैल्यू थी फर्नीचर की 10,000 रुपीज़ की, फर्नीचर जल गया. ध्यान रखना फर्नीचर इंश्योर्ड नहीं था, इंश्योरेंस कंपनी से कोई इंश्योरेंस नहीं ले रखा था, तो 10,000 का हमें कंप्लीट लॉस हो गया. फर्नीचर अगर पूरा जल गया तो 10,000 का कंप्लीट हमें लॉस है. उसके अगेंस्ट हमें कोई बेनिफिट थोड़ी ना मिलने वाला है. यस सर अगर ये फर्नीचर इंश्योर्ड होता, मान लो फर्नीचर इंश्योर्ड होता और फर्नीचर जल गया, 10,000 का फर्नीचर था और इंश्योरेंस कंपनी ने 8,000 रुपीज़ का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया. मैं क्या कह रहा हूँ? इंश्योरेंस कंपनी ने 8,000 रुपीज़ का क्लेम, हमने जो क्लेम किया इंश्योरेंस कंपनी पे कि भाई हमारा फर्नीचर इंश्योर्ड था, जल गया, आप पेमेंट करो, इसकी जो भी इसकी वर्थ थी उसका पेमेंट करो. तो एजेंट आया और उसने 8,000 का क्लेम फाइनलाइज किया, तो 2,000 रुपीज़ का हमें एक्चुअल लॉस होगा. बात आ गई समझ में? Yes. क्योंकि 8,000 इंश्योरेंस कंपनी हमें पे कर देगी. ठीक है सर. तो फॉर एग्जांपल लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट,
accident, etc. It may be noted that losses differ from expenses. लॉसेस एक्सपेंसेस से डिफर करते हैं क्योंकि लॉसेस के अगेंस्ट हमें कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते, लेकिन एक्सपेंसेस किस पर्पज से इनकर किए जाते हैं? टू जनरेट रेवेन्यू। लॉसेस हम सफ़र करते हैं, उसके अगेंस्ट हमें कोई बेनिफिट्स या कोई रेवेन्यूज जनरेट नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आई होप क्लियर है ये टर्म अब आप लोगों को। बोलो बच्चों। तो expenses are incurred to generate revenues whereas losses do not. For example, the theft of an asset is a loss but its depreciation is an expense. Depreciation यानी fixed asset की value में down होना, fixed asset की value reduce होना due to its wear and tear, due to its day to day use। तो मुझे बताओ कोई फिक्स असेट हम डे टू डे बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, मशीनरी हम डे टू डे बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, तो वो मशीनरी गुड्स भी तो हमें प्रोड्यूस करके दे रही है। दैट मशीनरी इज प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स दैट मशीनरी इज जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर वो मशीनरी मान लो जल जाए या चोरी हो जाए हमारी कोई मशीनरी, तो क्या उसके अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कोई बेनिफिट रेज हो रहा था? आंसर इज नो। चोरी होने से क्या बेनिफिट होगा? वो तो कंप्लीटली लॉस ही है। बात आ गई समझ में? डिफरेंस बिटवीन लॉस एंड एक्सपेंस। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपकी परचेजेस। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपकी परचेजेस। In accounting, purchases refers to purchase of goods. Purchase of goods. In accounting, purchases refers to purchase of goods. कौन सी goods sir? In which organization is dealing. In which organization is dealing. जिन गुड्स में ऑर्गेनाइजेशन डील करता है, यानी जिन गुड्स को परचेज और सेल करने का हमारा मेन बिजनेस है, ऐसी गुड्स को अगर आप परचेज करते हो सप्लायर से, कैश बेसिस पे परचेज करो या क्रेडिट बेसिस पे परचेज करो, बोथ परचेजेस विल बी इंक्लूडेड इन परचेजेस। ठीक है सर। तो इन अकाउंटिंग परचेजेस रेफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स। कौन सी गुड्स? जिसमें ऑर्गेनाइजेशन डील करता है। मान लो हम वाटर बॉटल्स में डील करते हैं, तो वाटर बॉटल्स को परचेज करोगे, चाहो तो कैश बेसिस पे परचेज कर लो या क्रेडिट बेसिस पे परचेज कर लो। सच परचेज ऑफ वाटर बॉटल्स विल बी टर्म्ड एज परचेजेस। बोलो बात आई समझ में? Yes, sir. सर अगर हम वाटर बॉटल्स में डील करते हैं और हमने अपने कस्टमर्स को सिटिंग फैसिलिटी देने के लिए फर्नीचर परचेज किया, क्या परचेज किया? फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर की परचेज को क्या परचेज में इंक्लूड करेंगे? आंसर इज नो। परचेज ऑफ फर्नीचर आर नॉट, परचेज ऑफ फर्नीचर इज नॉट टर्म्ड एज परचेजेस। परचेज ऑफ फर्नीचर will not be termed as purchases, क्योंकि फर्नीचर में हम डील नहीं कर रहे, वहां पर हम परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, वहां पर हम फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे। वहां पर यानी जिन गुड्स में या सर्विसेज में ऑर्गेनाइजेशन डील करता है, उन गुड्स और सर्विसेज की अगर आप परचेजेस कर रहे हो, चाहे वो कैश बेसिस पे कर रहे हो, चाहे वो क्रेडिट बेसिस पे कर रहे हो, दैट विल बी टर्म्ड एज परचेजेस। And if any fixed asset is purchased by the business organization, या ये कह लो other than goods and services in which the organization is dealing, अगर और कोई गुड्स या सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन परचेज करता है, भले ही वो कोई फिक्स असेट हो या और कोई आइटम हो, दैट विल नॉट बी टर्म्ड एज परचेजेस। दैट विल नॉट बी टर्म्ड एज परचेजेस। जैसे हम वाटर बॉटल में डील करते हैं, तो फर्नीचर हमने परचेज किया, तो उसको हम परचेज नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे परचेज ऑफ फर्नीचर। हमने ऑफिस में स्टेशनरी परचेज की, ऑफिस में ऑफिस वर्क करने के लिए स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट होती है, पेन, पेंसिल, रबर, स्केल वगैरह। ठीक है, तो अगर स्टेशनरी पे हमने खर्चे किए, मान लो 5000 की ड्यूरिंग द ईयर हमने स्टेशनरी यूज़ की, तो उसको हम स्टेशनरी एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करेंगे, ना कि परचेजेस के अंदर। बोलो बात आ गई समझ में?
Yes, sir. तो देखो 17th टर्म, द टर्म परचेजेज इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इन विच द बिजनेस डील्स इन केस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। अगर आप ट्रेडिंग कंसर्न नहीं हो, मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन बताया हुआ है ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो तो वहाँ पर गुड्स का मतलब है क्या, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल वो परचेज करते हैं। तो इन केस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, गुड्स मीन्स एक्वायरिंग ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड देन सेल। इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न क्या करते हैं, वो कोई वैल्यू एडिशन नहीं करते गुड्स में, वो एक जगह से परचेज करेंगे और दूसरे प्लेस पे आके जहाँ पे उनको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है वहाँ पे उसका आके सेल आउट कर देंगे। तो इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, जो गुड्स में ऑर्गेनाइजेशन डील कर रहा है, तो अगर वो गुड्स परचेज करते हैं मार्केट से, तो दैट परचेज ऑफ गुड्स विल बी टर्म्ड एज परचेजेस। ठीक है। तो इन केस ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न, गुड्स आर दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। In both the cases, the purpose is to make a profit by its resale. For example, if a cloth dealer purchases cloth for sale, the cloth so purchased will be called goods. However, if the same cloth dealer purchases furniture for sitting the customer, such furniture will not be termed as goods, but it will be termed as an asset, and separate account named furniture account will be opened for it. बोलो क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है ना? आज इतना लो कैसे साउंड कर रहे हो आप लोग? इतना लो कैसे साउंड कर रहे हो? अरे सैटरडे संडे 2 दिन का ऑफ मिल गया। द टर्म परचेजेस इंक्लूड्स बोथ कैश परचेजेस एंड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था। सर नेक्स्ट टर्म है परचेज रिटर्न्स। परचेज रिटर्न्स, परचेज रिटर्न्स। परचेज रिटर्न्स का एक नाम और है रिटर्न आउटवर्ड्स। लिख लो हेडिंग के साथ ही, रिटर्न आउटवर्ड्स। परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड्स। मान लो हम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हमने मिस्टर राम से गुड्स परचेज किए, हमने मिस्टर राम से क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अगर किसी भी रीज़न से हमें ये गुड्स पसंद नहीं आए, कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, हमने 5 लाख रुपीज़ के गुड्स परचेज किए थे और उसमें से 1 लाख रुपीज़ के गुड्स हमने मिस्टर राम को वापस रिटर्न कर दिए, रीज़न कुछ भी हो सकता है। जिस स्पेसिफिकेशन के हमने बताए थे उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं थे ये 1 लाख रुपीज़ के गुड्स, या हमने तो ऑर्डर किया था 4 लाख के गुड्स का, उन्होंने भेज दिए 5 लाख के। ठीक है ना? हमने तो 4 लाख के गुड्स का ऑर्डर किया था, उन्होंने भेज दिए 5 लाख के। या फिर ये गुड्स डिफेक्टिव थे, कोई भी रीज़न हो सकता है। इफ़ ड्यू टू एनी रीज़न goods which were purchased previously are returned by the business organization to the purchaser, then such return of goods is known as purchase return or return outwards. Return outwards, ध्यान रखना, return outwards यानी रिटर्न होंगे बाहर की तरफ। जब परचेज करते हैं तो अंदर आते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास आते हैं गुड्स, और जब हम रिटर्न करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाते हैं। यस और नो? बात आ गई समझ में? Yes, sir. तो when purchased goods are returned to the supplier, these are known as purchase return. Such returns are also termed as return outwards. Return outwards. सर क्या हम कैश परचेज को भी रिटर्न कर सकते हैं? कैश परचेज को रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर कैश मेमो के ऊपर दुकानदार ने लिख दिया गुड्स वंस सोल्ड कैन नॉट बी टेकन बैक, एक बार बिका माल वापस नहीं हो सकता, विल नॉट बी टेकन बैक, वापस नहीं होगा। तो आप अच्छे से चेक करके सामान खरीदो। तो फिर अगर आपने सामान परचेज करते टाइम अगर आप केयरफुल नहीं रहे और प्रॉपर स्पेसिफिकेशन या प्रॉपर क्वालिटी के गुड्स आपके पास
डिलीवर नहीं हुए, आपको नहीं मिले, तो फिर हो सकता है दुकानदार आपसे ना ले। हाँ, अगर वो रिटर्न ले रहा है तो हो जाएंगे, तो उसको भी हम परचेज रिटर्न बोलेंगे। क्लियर है? लेकिन वो कैश बेसिस पे रिटर्न होगा, उसकी रिकॉर्डिंग हम कैश बुक में करेंगे। जब हम परचेज करेंगे तो गुड्स अंदर आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के पास आएंगे और कैश बाहर जाएगा। कैश ऑर्गेनाइजेशन का पेमेंट करेगा, कैश का ऑर्गेनाइजेशन। और जब रिटर्न होंगे तो कैश हमारे पास वापस आएगा और गुड्स आउटवर्ड हो जाएंगे। क्लियर है? तो डी मार्ट जाते हो आप लोग, शॉपिंग तो करते ही होंगे, आसपास ही रहते हो, मेरे ख्याल से प्रताप नगर के आसपास ही रहते हो, स्कूल के आसपास। ज़्यादा दूर, ज़्यादा डिस्टेंस पे मुश्किल, कम ही स्टूडेंट्स होंगे जो ज़्यादा डिस्टेंस पे रह रहे होंगे। तो डी मार्ट से जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो कई बार वो रिटर्न ले भी लेते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो वो कैश मेमो देते हैं, जो वो बिल देते हैं ना, इतनी लंबी सी स्लिप देते हैं, हाँ या ना, उसी को कैश मेमो बोलते हैं। वो तो आप कैश बेसिस पे गुड्स जब परचेज करके लेके आते हो तो जो बिल हमको इशू किया जाता है उसको बोलते हैं कैश मेमो। अब मान लो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइटम्स आपने परचेज किए, 9 आइटम्स आपने परचेज किए। इसमें एक आइटम था घी, देसी घी। आपने पैकेट परचेज किए थे 4 पैकेट्स उन्होंने डिलीवर भी किए थे, आपने घर आके चेक कर लिया, लेकिन एक पैकेट इसमें से क्या कर रहा था, लीक कर रहा था। 1 पैकेट वॉज लीकिंग, 1 पैकेट वॉज लीकिंग, लीक कर रहा था। तो आपके पापा जाएंगे, डीमार्ट जाएंगे, वो चेंज कर देंगे। और मान लो आप कहते हो कि भाई रहने दो, मुझे नीचे दूसरा पैकेट, आप तो इसको रिटर्न कर लो, मुझे पेमेंट कर दो, तो पैसे दे देंगे आपको, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन बात यह है कैश मेमो लेके जाना पड़ेगा, तभी वो रिटर्न लेते हैं, अदरवाइज वो नहीं लेते। आई होप समझ में आ गया होगा परचेज रिटर्न अच्छे से। नेक्स्ट टर्म है आपकी सेल्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल्स रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न्स या फिर इसको हम बोलते हैं रिटर्न आउट इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड्स। परचेज रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स और सेल्स रिटर्न को हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड्स। इनवर्ड्स सेल्स क्या होती है? सेल्स का मतलब है कि जिन गुड्स या सर्विसेज में ऑर्गेनाइजेशन डील कर रहा है, अगर उन गुड्स या सर्विसेज की ओनरशिप हम ट्रांसफ़र कर दें किसी दूसरे पर्सन को और बदले में हमें क्या मिले, मॉनेटरी बेनिफिट, बदले में हमें कुछ पैसा मिले, तो सेल्स रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन द गुड्स और सर्विसेज इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज डीलिंग in return to some money, in return for some value, in return for some money या in return for some value। तो देखो, sales means transfer of ownership of goods or services to customers for a price, यानी गुड्स या सर्विसेज के ऊपर जो प्राइस टैग लगा हुआ है, घी के पैकेट पे मान लो 500 रुपीज़ लिखे हुए हैं और सेल आउट कर रहे हो आप 450 रुपीज़ में, तो आप घी के पैकेट की ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हो कस्टमर को। अब वो कस्टमर को बिलोंग करेगा और बदले में वो आपको 450 रुपीज़ पे करेगा। बोलो बात आ गई समझ में? लेकिन ध्यान रखना, सेल्स इंक्लूड्स ओनली द सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन विच द ऑर्गेनाइजेशन डील्स। सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विल नॉट बी टर्म्ड एज सेल्स, will not be termed as sales because we are not dealing in furniture, plant and machinery, land and building, we are dealing in grocery items या we are dealing in water bottles। तो जिन गुड्स या सर्विसेज में आप डील करते हो, अगर आप उनको सेल आउट कर रहे हो फॉर सम वैल्यू, इन रिटर्न सम वैल्यू फॉर सम मॉनेटरी बेनिफिट, तो ऐसी सेल को ही हम सेल में इंक्लूड करेंगे। अदर देन दोज गुड्स और सर्विसेज, if any item is sold by the business organization, then such a sale will not be termed as sales। I hope clear हो गया होगा। सर सेल में कैश और क्रेडिट दोनों आते हैं? यस, कैश प्लस क्रेडिट सेल्स बोथ आर इंक्लूडेड इन सेल्स, बोथ आर इंक्लूडेड इन सेल्स। क्लियर है?
इसको मैं पढ़ नहीं रहा, आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको। सेल्स रिटर्न्स क्या होते हैं? देखो भाई, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और ये कस्टमर है, ये कस्टमर है, आपने इनको गुड्स सेल किए, इनको उनमें से कुछ गुड्स पसंद नहीं आए, या मान लो पूरे के पूरा आपने जो डिलीवर किया वो गुड्स उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं थे, तो कस्टमर ने आपको रिटर्न कर दिए। तो जो रिटर्न किया उसको हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स। बोलो, बात आ गई समझ में? नेक्स्ट टर्म है हमारा स्टॉक, या इसी को हम बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। देखो, गुड्स क्या होते हैं? गुड्स आर दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर रीसेल पर्पस। Goods are those things which are purchased by the business organization for a resale purpose. अगर हमने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 हमने मान लो गुड्स परचेज किए 4 लाख रुपीज़ के, 4 लाख रुपीज़ के गुड्स हमने परचेज किए। पहले एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर आराम से आपको समझ में आ जाएगा। 4 लाख रुपीज़ के गुड्स हमने परचेज किए और इसमें से 3 लाख की कॉस्ट के गुड्स, 3 लाख की कॉस्ट के गुड्स हमने क्या कर दिए? सेल आउट कर दिए। और 1 लाख के गुड्स हमारे पास अभी भी क्या पड़े हैं? अनसोल्ड पड़े हुए हैं। क्या पड़े हैं? अनसोल्ड पड़े हैं। 1 लाख की कॉस्ट के गुड्स हमारे पास अनसोल्ड पड़े हैं और 3 लाख की कॉस्ट के गुड्स, यानी 4 लाख हमारी कॉस्ट प्राइस थी ना परचेज जिस रेट पे की हमने, तो 4 लाख की कॉस्ट में से 3 लाख की कॉस्ट के गुड्स हमने सेल आउट कर दिए फॉर रुपीज 3,50,000 और 1 लाख के गुड्स अभी भी हमारे पास अनसोल्ड पड़े हैं। तो गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पज एंड लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज टर्म्ड एज स्टॉक, इज टर्म्ड एज स्टॉक। ये हमारा स्टॉक है। बोलो, बात आ गई समझ में? पायल, कोई डाउट? नो सर। देखो बुक में, सर ये कौन सा स्टॉक है? देखो बेटा, स्टॉक 2 होते हैं, एक तो होता है ओपनिंग स्टॉक और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। ईयर एंड में हमारे पास जो अनसोल्ड रहा, यानी 31 मार्च 2021 को हमारा अनसोल्ड स्टॉक कितना है? 1 लाख रुपीस का। इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। जो ईयर एंड में स्टॉक लाइंग अनसोल्ड है उसको बोलेंगे क्लोजिंग। और यही क्लोजिंग स्टॉक फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का क्या बन जाएगा? बोलो, ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है ना बच्चों? जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। तो देखो, स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स the value of goods which are purchased for reselling and which are lying unsold at the end of the accounting period. The stock may be of 2 types. First is opening stock and second is closing stock. The term opening stock means the value of goods lying unsold at the beginning of the accounting period, whereas the term closing stock means the value of goods lying unsold at the end of the accounting period. Clear है? कोई डाउट यहाँ तक जितना मैंने आज पढ़ाया? नो सर। नेक्स्ट टर्म है आपकी इन्वेंटरी। इन्वेंटरी कई लोग क्या कर लेते हैं स्टार्टिंग में, जब आप अकाउंटेंसी पढ़ना स्टार्ट करते हो, कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर स्टॉक और इन्वेंटरी में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। आंसर इज रॉन्ग। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड इन्वेंटरी। इन्वेंटरी इज अ वाइडर टर्म। इन्वेंटरी वाइडर टर्म है इन कंपैरिजन टू स्टॉक।
इन कंपैरिजन टू स्टॉक इन्वेंट्री इज वाइडर टर्म। देखो एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के केस के अंदर, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के केस के अंदर, यानी जो रॉ मटेरियल परचेज करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। सर इसका तो बहुत अच्छा एग्जांपल है शुगर मिल्स। हाँ, शुगर केन परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल क्या है उनके लिए, शुगर केन्स, और उस शुगर केन को वो शुगर के अंदर कन्वर्ट करते हैं जो हम मार्केट से परचेज करके लेके आते हैं। तो इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन there can be opening and closing inventory of 4 types. There can be opening and closing inventory of 4 types. First, inventory of raw material. Inventory of raw material. एक शुगर कंपनी जो शुगर केन परचेज करती है ड्यूरिंग द ईयर, उनमें से एट द एंड ऑफ द ईयर जो शुगर केन्स अनयूज्ड रह गए उसको हम बोलेंगे इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। बोलो एग्जांपल के थ्रू बात समझ में आ गई क्या? बोलो भाई, एक शुगर प्रोड्यूसिंग कंपनी है, वो गन्ने परचेज कर रही है, शुगर केन्स परचेज कर रही है ड्यूरिंग द ईयर, उसने मान लो 4 लाख रुपीस के शुगर केन्स परचेज किए। इसमें से एट द एंड ऑफ द ईयर 50,000 रुपीज के शुगर केन्स यानी गन्ने अनयूज्ड रह गए, यानी वो गन्नों के तौर पे ही पड़े रहे, उनको शुगर कंपनी ने यूज़ ही नहीं किया ड्यूरिंग द ईयर, नेक्स्ट ईयर यूज़ करेंगे। तो स्टॉक ऑफ 50,000, स्टॉक ऑफ sugar cane worth rupees 50,000 which were unused at the end of the financial year will be termed as inventory of raw material for the sugar producing company. बोलो क्लियर है? बुक में से देख लो. It includes inventory of raw materials purchased for using them in the products manufactured. शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किस पर्पस से यूज करेगी? शुगर प्रोड्यूस करने के पर्पस से सर, सिंपल सी बात है. तो इट इंक्लूड्स इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल which were purchased for using them in the products manufactured but still lying unused, यानी उन शुगर केन्स को हमने अभी तक प्रोडक्शन प्रोसेस में डाला भी नहीं, वो एज इट इज पड़े हुए हैं, एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कॉटन परचेज करके लेके आई मार्केट से. कॉटन को पहले थ्रेड्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर थ्रेड्स के बाद उसको फिर गारमेंट में कन्वर्ट करते हैं. यस और नो, यही प्रोसीजर होता है कपड़ा बनाने का. बोलो हाँ या ना? हाँ सर. सबसे पहले कॉटन परचेज करते हैं. तो मान लो हमने 4 लाख रुपीस की कॉटन परचेज की और उसमें से 3,50,000 की तो प्रोडक्शन प्रोसेस में इनपुट कर दी और 50,000 की कॉटन हमारे पास लाइंग अनसोल्ड पड़ी है एट द एंड ऑफ द ईयर. तो the cotton worth rupees 50,000 which was lying unsold, which was lying unused, unsold nahi, sorry, which was lying unused will be termed as inventory of raw material. I hope समझ में आ गया होगा. सेकंड है inventory of work in progress. इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं WIP. बहुत पॉपुलरली बोला जाता है इसको WIP, वर्क इन प्रोग्रेस. बेटा इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस वो है जो हमने ड्यूरिंग द ईयर प्रोडक्शन प्रोसेस में तो डाल दिया, लेकिन अभी तक वो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ. जैसे हमने रॉ मटेरियल परचेज किया था, उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में तो डाल दिया ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन उससे फाइनल गुड्स अभी कंप्लीट नहीं हुए, अभी तक वो आइटम प्रोडक्शन प्रोसेस में ही है, यानी वर्क इन प्रोग्रेस है. वो फाइनल गुड्स भी नहीं बना और वो रॉ मटेरियल के तौर पे भी पड़ा नहीं रहा. जैसे शुगर केन्स हमने प्रोडक्शन प्रोसेस में तो डाल दिए, लेकिन शुगर अभी फाइनली बनी नहीं है, वो अभी इन प्रोसेस है, प्रोडक्शन इन प्रोसेस है. तो ऐसी इन्वेंट्री को एट द एंड ऑफ द ईयर हम बोलते हैं इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. सर वो वाला
कपड़े वाला एग्जांपल दे दो। हमने जो कॉटन परचेज की थी उसको हमने प्रोडक्शन प्रोसेस में तो डाल दिया, लेकिन फाइनली जो कपड़ा बनना था वो बना नहीं, वो अभी इन प्रोसेस है। हमारे पास ये स्टेज चल रही है, ये स्टेज हमारी चल रही है। वो ना तो कॉटन रहा, ना ही फाइनल कपड़ा बना, ये स्टेज चल रही है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इस स्टेज में अगर हमारा रॉ मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस में आ गया है लेकिन फाइनल गुड्स नहीं बने हैं, तो जो इन प्रोसेस जो इन्वेंट्री है उसको बोलते हैं इन्वेंट्री ऑफ WIP। बोलो बात आगे समझ में? Yes, sir. बुक में देखो, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इन्वेंट्री ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स। पार्टली फिनिश्ड गुड्स बोल लो या सेमी फिनिश्ड गुड्स बोल लो, एक ही बात है। इट मीन्स गुड्स इन सेमी फिनिश्ड फॉर्म। सच गुड्स need further processing for converting into finished products for the valuation of work in progress। सर अगर हमें ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस में पड़ा हुआ है गुड्स, इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो उसमें जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी वो इंक्लूड करेंगे, और जहाँ तक प्रोसेस हो चुका, जहाँ तक वो काम प्रोसेस हो चुका, वो रॉ मटेरियल जिस स्टेज तक प्रोसेस हो चुका, वहाँ तक उस पर कितने खर्चे लगे, कितने एक्सपेंसेस हमने इनकर किए उस स्टेज तक, वो सारे ऐड होंगे प्रोपोर्शनेटली, वो सारे ऐड होंगे प्रोपोर्शनेटली। ऐसे उसका वैल्यूएशन करेंगे। तो फॉर द वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन इट, द कॉस्ट ऑफ लेबर, पावर, फ्यूल एंड अदर एक्सपेंसेस, फ्यूल एंड अदर एक्सपेंसेस on proportionate basis are included. In case of cloth mills, the value of threads, यानी कॉटन तो आपने प्रोडक्शन प्रोसेस में डाल दी, थ्रेड्स बन गए हैं, लेकिन थ्रेड्स आपके गारमेंट में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। तो द वैल्यू ऑफ थ्रेड्स एंड द अनफिनिश्ड क्लोथ, जो क्लोथ अभी तक अनफिनिश्ड है, फिनिश्ड क्लोथ नहीं बना, विल बी इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। बोलो क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया। सर और कौन से हैं? आपने बोला था 4 टाइप्स की इन्वेंटरीज होती है इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। 2 तो मैंने बता दिया आपको, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एंड इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। या बोलो इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स या इन्वेंट्री ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स। थर्ड है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो इन केस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, in case of a manufacturing concern, if at the end of the financial year some finished goods are lying unsold in the godown of the business organization, then value of such unsold finished goods will be termed as inventory of finished goods। यानी शुगर कंपनी ने शुगर केन से शुगर प्रोड्यूस कर दी, और जो शुगर बैग्स हैं, जो शुगर बैग्स हैं वो आपके गोडाउन में लाइंग अनसोल्ड पड़े हुए हैं, वो ड्यूरिंग द ईयर आप सेल नहीं कर पाए, उनको आप नेक्स्ट ईयर में सेल करोगे। तो इन शुगर बैग्स को मैं क्या कहूँगा? इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्लियर है? Yes. बेटा वरुण, आपकी साउंड बहुत लो आ रही है। एक मिनट, अब बोलो। सर ये स्टॉक्स में आ गए हैं फिर तो फिनिश गुड्स है? नहीं बेटा, ये हमने रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किए हैं। स्टॉक तो वो होता है जो हम परचेज करते हैं और एज इट इज सेल कर देते हैं, उसको बोलते हैं स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। यस सर, मैंने पढ़ाई थी, लास्ट टर्मिनोलॉजी मैंने यही पढ़ाई थी, स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। तो जो गुड्स हमने परचेज किए और जिस फॉर्म में परचेज किए एज इट इज हमने सेल कर दिए, हमने कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया वहाँ पर, तो उसको हम बोलते हैं उन गुड्स को ही जो अनसोल्ड गुड्स हैं। द अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विल बी टर्म्ड एज क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड। लेकिन ये तो बेटा इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स हैं,
which are lying unsold at the end of the financial year in case of a manufacturing concern। ये ट्रेडिंग कंसर्न में नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रेडिंग कंसर्न मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, वो तो गुड्स जैसे उन्होंने परचेज किया है वैसा का वैसा आगे सेल कर देगी, वो कोई वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे गुड्स के अंदर। मान लो कोई बुक सेलर है तो उसके पास जो बुक्स आती हैं क्या उसमें कोई वैल्यू एडिशन करता है? नहीं सर, जितना वैल्यू एडिशन करना होता है वो तो जो पब्लिकेशन कंपनी होती है वही करती है बुक में पूरा वैल्यू एडिशन। बुक सेलर क्या करता है? बुक परचेज करता है और आगे सेल कर देता है, वो उस बुक्स के अंदर कोई अपने इनपुट्स नहीं डालता। तो ये बेटा इसको क्या कहेंगे? इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फोर्थ टर्मिनोलॉजी आई होप समझ में आ गया होगा वरुण, कोई डाउट नहीं होगा अब। फोर्थ है आपकी इन्वेंटरी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इन्वेंटरी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये वो चीज है जो वरुण तुम कह रहे थे, इन्वेंटरी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। समटाइम्स मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स ऑल्सो परचेजेस सम गुड्स फॉर रीसेल पर्पज, वो उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं करते। तो अनसोल्ड स्टॉक ऑफ सच गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी टर्म्ड एज इन्वेंटरी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। बोलो आगे बात समझ में? Yes, sir. तो फोर्थ देखो, इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग पर्पज, आगे भी लिख लेना, एंड विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यानी ये परचेज ही रीसेल पर्पज से हो रहे हैं। जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उसने कॉटन परचेज की, कुछ कॉटन तो उसने प्रोडक्शन प्रोसेस में डाल के फिर उसको थ्रेड्स में कन्वर्ट करके उसका क्लोथ बना लिया, और कुछ कॉटन उसने ऐसे ही सेल आउट कर दी। कोई कस्टमर आया, कहता है यार कॉटन तो आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी की है, मैं परचेज करने में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे बताओ अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑर्गेनाइजेशन कॉटन सेल करेगा या नहीं करेगा? सर करेगा। मान लो हमें मिली है 500 रुपये किलो, 500 रुपीज़ पर केजी, और वो हमें देने के लिए रेडी है 700 रुपीज़ पर केजी, तो 200 रुपीज़ पर केजी ही हमें प्रॉफिट हो रहा है। और पीछे हम अपने सप्लायर से भी बात कर लेते हैं कि भाई हमें इस क्वालिटी की कॉटन मिल जाएगी ना सेम रेट के ऊपर 500 रुपीज़ केजी, तो सप्लायर कहते हैं हाँ सर यस, जितनी मांगोगे उतनी मिल जाएगी। तो हमें कहाँ प्रॉब्लम है सेल आउट करने में? तो उस केस के अंदर हमने परचेज किया फॉर रीसेलिंग पर्पस, कुछ कॉटन हम रीसेलिंग पर्पस से परचेज कर रहे हैं, उससे हम क्लोथ नहीं बनाने वाले थे, हम उसको रीसेल ही करने वाले थे। तो ऐसे कॉटन के स्टॉक को हम एट द एंड ऑफ द ईयर बोलेंगे स्टॉक ऑफ इन्वेंटरी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। क्लियर है? Yes, sir. तो लास्ट में देखो, इट शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड दैट इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। बेटा ये समझाता हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2020-21, यानी 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2021 पे क्लोज होगा। तो जिस डेट पे क्लोज होगा वहाँ पर स्टॉक या इन्वेंट्री को जब हम वैल्यूएट करेंगे, स्टॉक या इन्वेंट्री को जब हम वैल्यूएट करेंगे तो ध्यान रखना, हम देखते हैं कॉस्ट प्राइस या मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू इनमें से जो भी लोअर होगा, इनमें से जो भी लोअर होगा उस प्राइस के ऊपर हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। मान लो जो अनसोल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी कॉस्ट तो है 1 लाख रुपीज़ और मार्केट वैल्यू है 80,000, तो हम 80,000 पे रिकॉर्ड करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लोजिंग स्टॉक हम बोलेंगे 80,000 का, हम 1 लाख का नहीं बोलेंगे। सर ऐसा क्यों? ये हम नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहती है? कन्वेंशन कहती है, ये कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहती है कि अगर फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेड लॉसेस या एक्सपेंसेस हैं तो उनको अभी से प्रोवाइड फॉर कर लो बुक्स के अंदर, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड इनकम्स हैं तो वो इनकम्स तभी प्रोवाइड करेंगे जब वो एक्चुअली हम अर्न करेंगे। ये आगे की बात है, नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वैसे नेक्स्ट चैप्टर में आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स नहीं पढ़ाऊंगा, हम करेंगे क्या पढ़ाया बताया था मैंने आपको, अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे, ठीक है ना।
अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो बस अभी तो इतना ध्यान रखो कि एट द एंड ऑफ द ईयर स्टॉक और इन्वेंट्री इज वैल्यूएटेड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये याद रहेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ, डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड इन्वेंट्री, बस ये और पढ़ लो फिर हम आज की क्लास ओवर करते हैं। स्टॉक रेफर्स ओनली टू द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग पर्पज। द ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट डू एनी वैल्यू एडिशन इन द स्टॉक। हाँ सर, ये तो हम पढ़ चुके। और इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री क्या है? Whereas the inventory is a wider term which includes stock also। हमने पढ़ा था ना inventory of stock या inventory of stock in trade। बोलो क्लियर है ये? Yes, sir. तो बेटा आज के लिए इतना ही, आज के लिए